एक सदी में रैंक 1 से रैंक 9 पहुंचना, यह बहुत तेज है। आज इतनी संसाधन होने के बाद भी सेना 100 साल में नया मार्शल सेंट नहीं बना पाई, तो झाओ जी 100 साल में रैंक 9 कैसे पहुंचा? केवल एक जवाब है, किसी बाहरी सभ्यता ने रास्ता दिखाया। और सबकी शुरुआत हुई म्यूटेटेड बीस्ट्स से। अगर वे राक्षस अचानक आकर हमला करें, तो टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी शक्तिशाली सभ्यता ने मार्शल आर्ट्स का रास्ता दिया, जैसे किसी संकट के लिए पहले से बना प्लान हो। लू शेंग की भौहें सिकुड़ गईं। अगर ऐसा है, तो म्यूटेटेड बीस्ट्स के खिलाफ युद्ध बहुत बड़ा है। ब्लू स्टार शायद सिर्फ एक नया युद्ध मोर्चा है। लू शेंग ने महसूस किया, अब तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ बर्फ के पहाड़ की नोक है। अपने आप को स्थिर करने के लिए उसने पास से गुजरते लेवल 8 म्यूटेटेड बीस्ट को पकड़ लिया। उसके टेंटेकल उसके शरीर में घुस गए और उसकी ऊर्जा खींचने लगे। जैसे ही ऊर्जा अंदर आई, उसके सीने का घाव थोड़ा भरने लगा। हालांकि रैंक 10 का ताकतवर योद्धा उसके सीने में चट्टान जितनी अडिग बची हुई शक्ति छोड़ गया था, फिर भी लू शेंग झुकने वाला नहीं था। वह पराई ताकत बहुत विशाल है, लेकिन अगर मैं लगातार इस इकट्ठी की गई ऊर्जा को उसके खिलाफ झोंकता रहूं, तो मैं उसे अणु-अणु करके घिस सकता हूं, जब तक कि वह आखिरकार पूरी तरह खत्म न हो जाए। और ऊपर से, क्योंकि वह गहरे डंगन के भीतर फंसा हुआ था, स्वर्ग और पृथ्वी के सामान्य नियम दब गए थे, जिससे उसकी बदली हुई कोशिकाएं बिना मुरझाए फल फूल सकती थीं। अगर उसका अंदाजा सही था, तो यह ड्रीमस्केप भी इस पूरे ब्रह्मांडीय युद्ध का एक मोर्चा था, एक ऐसा युद्ध जो बहुत लंबे समय तक और ज्यादा बेताबी से लड़ा गया, जब तक कि वह आखिरकार सड़कर ढह नहीं गया। उस खंडहर की तुलना में उसकी मौजूदा दुनिया तो मानो एक नवजात युद्धभूमि थी। वह सोचने लगा कि क्या ड्रीमस्केप इसी ब्रह्मांड की कोई समानांतर दुनिया है, या फिर किसी बिल्कुल अलग ब्रह्मांड का टुकड़ा। लू शेंग की आत्मा में परम शक्ति पाने की जलती हुई चाह भड़क उठी। असली और सपनों दोनों दुनियाओं में तारों के बीच चलने वाला दानव बने बिना वह सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता था। उसे इन युद्धभूमियों की असली प्रकृति की पुष्टि करनी थी, और वह सफर पुनर्निर्माण से शुरू होता था। लू शेंग ने अपने टूटे फूटे राक्षसी शरीर और चारों तरफ फैले अराजक गर्त को देखा। गहरी सांस लेकर उसने ठंडी शांति से कहा, ठीक है। इस पल से मैं पुराने संसार की व्यवस्था फिर से स्थापित करूंगा। हयुआ अबिस में उसे कोई डर नहीं था। उसकी बदली हुई कोशिकाओं की जैविक प्रवृत्तियां इतनी प्रबल थीं कि बिना सचेत नियंत्रण के भी वे उसे रास्ते में आने वाली हर चीज को मारने और निगलने के लिए मजबूर कर देतीं। उसकी टेंटेकल्स कोड़ों की तरह चमक रही थीं, आसपास के जीवों को पकड़कर लगातार जीवन शक्ति जुटा रही थीं। सीधी भाषा में कहें तो लू शेंग ने एक तरह का एवोल्यूशनरी ऑटो मोड चालू कर दिया था। वह आराम भी करे तो उसका शरीर लगातार खुद को ठीक करता और सब कुछ निगलता रहता। इस सुरक्षित मौके का फायदा उठाकर उसने तय किया कि वह ड्रीमस्केप में लौटकर अपनी आंतरिक साधना पर ध्यान देगा। लू शेंग ने आंखें बंद कर लीं और उसकी चेतना समुद्र के दबाव से फिसलकर दूर चली गई। जब उसका मन वहां से चला गया, तब भी उसका भौतिक शरीर एक सक्रिय शिकारी बना रहा। टेंटेकल्स बिना रुके काम करती रहीं, पकड़ना, कुचलना और गहराइयों के बदले हुए दानवों को सोख लेना। चारों तरफ बस बुलबुलों की लयबद्ध आवाज थी, जो उस कत्लेआम के बीच ऊपर उठ रही थी। लू शेंग ड्रीमस्केप की उस जानी पहचानी धूसर दुनिया में तैरता हुआ पहुंचा। लेकिन लड़ाई में उसकी मानसिक ऊर्जा इतनी बुरी तरह खर्च हो चुकी थी कि वहां पहुंचते ही उसे गहरी कमजोरी की लहर महसूस हुई, मानो उसकी आत्मिक आकृति बुझती चिंगारी की तरह टिमटिमा रही हो।
ड्रीमस्केप के भीतर लू शेंग एक लंबी सुनसान सड़क के सामने खड़ा था, जिसके दोनों ओर किसी भूली हुई सभ्यता के खंडहर फैले हुए थे और हवा में सदियों की धूल घुली हुई थी। युवक ने मुक्के चलाने शुरू किए। उसकी हर हरकत तेज और उद्देश्यपूर्ण थी। सबसे पहले मुझे यादों को इकट्ठा करना होगा ताकि मेरा टूटा हुआ मन ठीक हो सके, वह बुदबुदाया। उसके मन के भीतर उसकी मानसिक कोर का प्रतिनिधित्व करने वाली सुनहरी रत्न जैसी आकृति बेहद दयनीय हालत में थी, मानो क्रिस्टल की मूर्ति टूटकर दरारों से भर गई हो। उसे ठीक करना किसी दैत्याकार काम से कम नहीं था, लेकिन ड्रीमस्केप में आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। क्रिस्टल विजुअलाइजेशन तकनीक को आत्माओं से मिली ऊर्जा के साथ मिलाकर वह इस प्रक्रिया को तेज कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि यह विनाश असल में एक छिपा हुआ आशीर्वाद था, अपनी मानसिक कोर को सोने की जगह अटूट अमेथिस्ट की तरह दोबारा बनाने का मौका। उसने व्यवस्थित तरीके से गिरे हुए ग्रांड मास्टर्स की आत्माओं का शिकार शुरू कर दिया। लू शेंग उस उजड़ी हुई सड़क पर धुंधली छाया की तरह दौड़ा। उसकी मानसिक संवेदना ने आसपास का जायजा लिया और पुष्टि की कि सड़क पर सिर्फ कमजोर दुश्मन और रैंक 8 के ज़ॉम्बी थे। वह बवंडर की तरह लड़ाई में कूद पड़ा। युवक ने लगातार घातक प्रहारों की बारिश कर दी और उसकी हत्या की मंशा हवा में फैल गई। कुछ ही क्षणों में उसने 3 पूरे शहर के ब्लॉकों को साफ कर दिया। लेवल 7 के उस्तादों से 5 अलग अलग मार्शल इच्छाएं और लेवल 8 के ग्रैंड मास्टर्स से 3 उच्च स्तरीय इच्छाएं निकाल लीं। जैसे ही ज़ॉम्बी काले धुएं में बदलकर गायब हुए, उनकी सारशक्ति लू शेंग के भीतर समा गई। अब उसकी ओमनिपोटेंट मार्शल दाओ में 50 अलग अलग मार्शल आर्ट्स की इच्छाएं थीं, जिन्हें सावधानी से उसकी अपनी केंद्रीय इच्छा में बुना गया था। वह और ज्यादा चाहता था, लेकिन कई मास्टर स्तर की इच्छाएं बहुत कमजोर या दोहराव वाली थीं, इसलिए उसने उन्हें बस अपनी नींद में समेट दिया। जैसे जैसे इच्छाओं की संख्या बढ़ी, उसके मन में मौजूद धूसर मार्शल दाव कंपास, जो उसके मार्ग का प्रतीक था, काफी फैल गया। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं 100 अलग अलग मार्शल दाव इच्छाओं को एकीकृत कर दूं, तो क्या मेरा मार्ग गुणात्मक रूप से विकसित हो जाएगा? वह खंडहरों के बीच बैठ गया और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन तकनीक का अभ्यास करने के लिए आंखें बंद कर लीं। इकट्ठी की गई यादों को पीसकर शुद्ध आध्यात्मिक ईंधन बना दिया गया, जिससे उसके मन में नई ऊर्जा भर गई। जब ये आध्यात्मिक घाव भर जाएंगे, उसने खुद से कहा, तब मैं अपने शरीर से राक्षसी गुणों को निकालकर फिर से मनुष्यों की दुनिया में लौटूंगा। ध्यान करते समय अचानक एक याद उसके दिमाग में चमक उठी। ओह सही, मैं फायर सीड रिसोर्स वॉल्ट के डेटा को देखना तो लगभग भूल ही गया था। युवक ने अपनी मंशा सिस्टम के एआई सहायक की ओर भेजी। अरे जल्दी करो, मेरे अपडेटेड पर्सनल रिकॉर्ड और बैकग्राउंड डेटा तुरंत दिखाओ। समझ गया, एआई ने यांत्रिक कुशलता से जवाब दिया और तुरंत डेटा निकाल दिया। लू शेंग ने कोड और टेक्स्ट की चलती लाइनों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला। अब मैं पुष्टि कर सकता हूं कि फायर सीड वॉल्ट में मेरी मौजूदा टाइमलाइन का व्यक्तिगत इतिहास डेटा नकली या प्रोजेक्टेड है, लेकिन कच्चा तकनीकी डेटा और स्टोरहाउस की जानकारी पूरी तरह असली है। युवक ने ठुड्डी सहलाई और सोच में डूब गया। इस वॉल्ट ने आखिर मेरी असली दुनिया की मार्शल विरासत, रासायनिक सूत्र और संसाधनों के स्थानों को कैसे इकट्ठा और व्यवस्थित किया। इसकी उत्पत्ति चाहे जितनी रहस्यमय हो, ड्रीमस्केप फिर भी एक बेजोड़ खजाना था, और उसका असली ताला खोलने वाली चाबी सिस्टम में उसकी अधिकार स्तर थी। जैसे ही वह फाइलें स्कैन करता रहा, अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी जिसने उसे सच में चौंका दिया। यह निंघाई की लड़ाई की रिपोर्ट है, उसने सांस रोके पढ़ा। जिदाओ मार्शल सेंट के साथ युद्ध में लू शेंग गंभीर रूप से घायल हुआ और गायब हो गया। 3 साल बाद वह लौटा,
झाओ जी को मार गिराया और फिर मार्शल सेंट्स लिन झेंग्युए और टैन झोंग्यू को भी हरा दिया। लू शेंग की आंखें सिकुड़ गईं। तो झाओ जी आखिर बच ही गया। उसे याद आया कि गिरने से पहले उसने सेंट की मार्शल आत्मा को रोशनी की लकीर की तरह गायब होते देखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो पहले ही मर चुका आदमी है। उसका असली शरीर मैंने नष्ट कर दिया था। अगर वह किसी बैकअप खोल में भी छिपा है तो बस उधार के समय पर जी रहा भिखारी है। लू शेंग पढ़ता रहा। उसका चेहरा शांत लेकिन ध्यान केंद्रित था। 25 साल की उम्र में वह रैंक 9 पर पहुंच गया। इतिहास का सबसे युवा मार्शल सेंट बन गया। दुनिया उसे ओमनिपोटेंट मार्शल सेंट कहकर पूजती थी और हर वैश्विक संघर्ष में वह अपराजित रहा। अजय 30 साल की उम्र में उसने होली मार्शल हॉल की स्थापना की, मार्शल आर्ट्स को जनता के लिए व्यवस्थित किया और मानव सभ्यता के विकास को वैश्विक स्तर पर तेज कर दिया। इन प्रोजेक्टेड उपलब्धियों को देखकर लू शेंग को हल्की संतुष्टि हुई, लेकिन उसकी जिज्ञासा बनी रही। कभी उसे स्वर्ग के नीचे सबसे शक्तिशाली कहा गया था, फिर जैसे जैसे उसकी उपलब्धियां बढ़ी, वह उपाधि गायब क्यों हो गई? वह पढ़ता रहा, अब भी हैरान कि ड्रीमस्केप ये भविष्य का डेटा कैसे जुटाता है, खासकर उसके परिवार से जुड़ी पहले की गलतियों को देखते हुए। उसकी नज़र डिजिटल स्क्रॉल में और नीचे गई और अचानक वहीं रुक गई। 100 साल की उम्र में उसने रैंक 10 को तोड़ दिया और इतिहास का पहला रैंक 10 पावर हाउस बन गया। इस रास्ते को भविष्य की पीढ़ियों के लिए खोलने के कारण उसे मार्शल एंसेस्टर के रूप में सम्मानित किया गया। उसकी इस उन्नति के 2 साल बाद उसका ठिकाना रहस्य बन गया। विद्वानों का अनुमान है कि मार्शल एंसेस्टर लू शेंग ब्लू स्टार छोड़कर व्यापक ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल गया। मार्शल एंसेस्टर लू शेंग का दिमाग तेजी से गूंज उठा। वे सच में मुझे मार्शल एंसेस्टर कहते हैं? उसके भीतर एक अद्भुत भावना उठी, जैसे स्वर्ग से कोई दिव्य प्रभामंडल उतरकर उसके सिर पर रख दिया गया हो। मार्शल एंसेस्टर क्या होता है? यह कन्फ्यूशियस जैसी स्थिति थी, एक ऐसा नाम जो देवता की उपाधि से भी आगे जाकर अनंत विरासत बन जाता है। लेकिन यह खुशी बस एक पल ही रही, फिर लू शेंग का विश्लेषणात्मक दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। रुको, यहाँ कुछ बुनियादी तौर पर गलत है। झाओ जी के पास रैंक 10 पावर हाउस का ताबीज था, इसका मतलब है कि इस दुनिया की छाया में पहले से ही रैंक 10 अस्तित्व मौजूद हैं। तो फिर मैं भविष्य की पीढ़ियों के लिए रास्ता खोलने वाला कैसे हो सकता हूँ? और मैं रैंक 10 पर पहुंचने के सिर्फ 2 साल बाद गायब क्यों हो जाऊंगा? टेक्स्ट की ये विसंगतियां अजीब बेचैनी से भरी थीं। यह बहुत संदिग्ध था। क्या डेटा अधूरा था, इसलिए एआई की भविष्यवाणी में भारी अंतर आ गया? या लू शेंग की आंखें चमकीं। शायद इस दुनिया की शक्ति संरचना के सबसे ऊपरी स्तर पर ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें इतिहास से भी छुपा दिया गया है। आखिरकार उसने सिर हिला दिया। अभी वह इस पहेली को हल नहीं कर सकता था। उसने ध्यान अपने वर्तमान दर्जे पर लगाया। अगर मैं मार्शल एंसेस्टर हूं तो मेरे सिस्टम की अनुमति भी अपडेट होनी चाहिए। उसने फिर एआई सहायक की ओर देखा। मेरी मौजूदा ऑथोराइजेशन लेवल चेक करो। एआई ने तुरंत जवाब दिया, हिस्टोरिकल फिगर इवैल्यूएशन 10 स्टार्स। फायर सीड रिसोर्स वॉल्ट अथॉरिटी लेवल 10। लू शेंग का आत्मिक शरीर उत्साह से कांप उठा। मार्शल एंसेस्टर की उपाधि सिर्फ नाम नहीं थी, उसकी पिछली लेवल 7 अथॉरिटी अब पार हो चुकी थी। सिस्टम ने उसे सबसे ऊंचा एक्सेस दे दिया था। उसके अनुभव के अनुसार लेवल 10 अथॉरिटी ही लेवल 11 के रहस्यों को खोलने की चाबी थी, एक ऐसी शक्ति जो उसकी अब तक की समझ से परे थी। अब मेरे पास रैंक 9 से रैंक 11 तक का रोड मैप है, लू शेंग ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में तेज शिकारी चमक थी।
उसने बिना हिचकिचाए एआई को आदेश दिया, फायर सीड रिसोर्स वॉल्ट में मौजूद हर एम लेवल कल्टीवेशन टेक्निक और गुप्त ग्रंथ निकालो। सब कुछ दिखाओ। एआई झिलमिलाया। समझ गया सर। डेटा संकलित किया जा रहा है। धूसर हवा में एक विशाल चमकता हुआ डेटा शीट प्रकट हुआ। 9 अलग अलग दिव्य साधना विधियां लू शेंग की आंखों के सामने उभरी, हर एक प्राचीन शक्ति की आभा बिखेर रही थी। लू शेंग ने आखिर राहत की सांस ली। जैसा उसने सोचा था, वॉल्ट के सबसे गहरे रहस्य अब उसके सामने खुल चुके थे। 9 रैंक 10 8 सर लू शेंग उन्हें एक एक करके देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कॉन्स्टेलेशन अनडाइंग आर्ट, वाटर क्रिस्टल विजुअलाइजेशन, नेचुरल ब्रीदिंग, यमसूत्र और 7 विशेस व्हील देखे। इनमें से 5 वह पहले देख चुका था और 4 बिल्कुल नए पौराणिक ग्रंथ थे। उनमें से एक ने उसका खास ध्यान खींचा, 5 क्वार्टर्स फिस्ट टेक्निक, जिसे स्वयं पौराणिक वैंग ही ने लिखा था। इस ग्रंथ में एक गहरी ब्रह्मांडीय सच्चाई का वर्णन था। स्वर्ग और पृथ्वी के ताने बाने के बीच वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत के चक्रों से परे एक छिपा हुआ 5वां मौसम मौजूद है। किंवदंती कहती है कि जब यह 5वां मौसम आता है तो आकाश में एक साथ 10 सूरज जल उठते हैं, पहाड़ों को राख बना देते हैं और महान नदियों को सूखी धूल में बदल देते हैं। वह समय ऐसा होता है जब दुनिया एक दिव्य भट्ठी बन जाती है। 5 क्वार्टर्स फिस्ट इसी प्रलयकारी दृश्य की नकल करता है। मुक्के के माध्यम से 10 जलते सूर्यों की उग्रता को फिर से रचता है। लू शेंग ने गहरी सांस ली और टेक्स्ट पर नजर टिकाए रखी। एक प्राचीन मुक्का, एक पौराणिक कला। इस विचार का पैमाना उसके अब तक सीखे हर कौशल से कहीं आगे था, विशाल, भव्य और डरावना। अब उसे समझ आया कि शी शेंगनेंग की अंतिम चाल 10 सन्स कॉन्करेंटली ब्लेस क्यों कहलाती थी। वह बस एक फीकी नकल थी, वैंग ही की असली ब्रह्मांडीय मुट्ठी तकनीक की थोड़ी सी झलक भर। लू शेंग को अभी भी साफ याद था कि जब शी शेंगनेंग ने पहली बार वैंग ही की छोड़ी हुई गहरी मंशा को महसूस किया था तो वह लगभग धार्मिक उत्साह में डूब गया था। उस समय लू शेंग को लगता था कि शी शेंगनेंग इतना नीचे है कि वैंग ही की असली शक्ति की एक डोर भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद उसका नजरिया बदल गया था। अब वह मानता था कि शी शेंगनेंग ने कम से कम उस दिव्य अर्थ की एक सच्ची झलक जरूर देखी थी। भले ही उसके पास उस तकनीक को पूरी तरह दोहराने की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उस ब्रह्मांडीय शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी पकड़ने की उसकी कोशिश साफ दिखती थी। दोनों योद्धा अलग स्तरों पर थे, जैसे एक नौसिखिया और एक देवता। फिर भी लू शेंग को शी शेंगनेंग की जिद और दृढ़ता सच में सराहनीय लगी। उसने सोचा, अगर शी शेंगनेंग को एक और सदी मिल जाती तो शायद वह सच में एक महान विरासत छोड़ सकता था। फिर उसने ध्यान वापस प्राचीन ग्रंथों पर लगाया और अगला अध्याय पढ़ने लगा, इनर यूनिवर्स, अपर, मिडल और लोअर हेवेंस की त्रिमूर्ति। जैसे ही लू शेंग की नजर इन 3 रहस्यमय साधना कलाओं के वर्णन पर पड़ी, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई और अचानक उसके माथे पर पसीना आ गया। वह मुश्किल से कुछ गूढ़ पंक्तियां ही समझ पाया था कि उसका दिमाग जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया और उसका चेहरा पूरी तरह खाली पड़ गया। उसके मानसिक संसार में हजारों सवालिया निशान भर गए। आखिरकार वह झुंझलाकर बोल पड़ा, आखिर यह बकवास है क्या? इन शब्दों का मतलब ही क्या है? उसने संस्थापक यान यिझाओ का नाम देखा और सोचने लगा कि इंसानी दिमाग ऐसी अमूर्त बातें सोच ही कैसे सकता है। इसका मार्शल आर्ट्स की भौतिक वास्तविकता से क्या संबंध है? यह किसी मैनुअल जैसा नहीं लगता, बल्कि ब्रह्मांडीय दर्शन की सूखी शब्दकोश जैसा है। यह एहसास मानो दिमाग के पूरी तरह पिघल जाने जैसा था। अवधारणाएं इतनी पराई थीं कि समझ ही नहीं आ रही थीं। यह कला प्रहार या चालों पर ध्यान नहीं देती थी,
इसके बजाय यह एक इनर यूनिवर्स की संरचना और उसे बाहरी ब्रह्मांड से जोड़ने वाले नाजुक पुल का विवरण देती थी। यह सिद्धांतों और अस्तित्व संबंधी विचारों का घना जंगल था। क्या यह बस कोई वैज्ञानिक शोधपत्र नहीं है? लू शेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। क्या इसे सच में साधना कला कहा जा सकता है? इसकी आवश्यक रैंक तो आसमान छू रही है। क्या यह रैंक 11 से पौराणिक रैंक 12 की ओर बढ़ने का खाका है? अनगिनत सवाल उसके दिमाग में उमड़ने लगे। मैं अभी सिर्फ रैंक 8 का मार्शल आर्टिस्ट हूं। देवताओं के रहस्य समझने की उम्मीद करना मूर्खता है। इसे अभी के लिए छोड़ देता हूं। लू शेंग ने तय किया कि वह अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा इस ग्रंथ के शब्द शब्द विश्लेषण में बर्बाद नहीं करेगा। इसे अभी समझना वैसा ही था जैसे किसी विज्ञान के छात्र को अमूर्त दर्शन का व्याख्यान सुनने पर मजबूर कर दिया जाए। दिमाग तालमेल ही नहीं बिठा पाता। उसने इनर यूनिवर्स की तीनों कलाओं को अपने दिमाग के किनारे पर रख दिया। वह रैंक 11 के अवरोध तक पहुंचने के बाद ही इन्हें समझने की कोशिश करेगा। फिलहाल ठोस चीजों पर ध्यान दो, उसने खुद से कहा। चलो 5 क्वार्टर्स फिस्ट को देखते हैं। सिर्फ 5 क्वार्टर्स फिस्ट के शुरुआती सिद्धांतों को सरसरी तौर पर पढ़ना ही लू शेंग के दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी था। सच कहें तो अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट सच में इनर यूनिवर्स के स्तर तक पहुंच जाए तो वह प्रकृति की बेजोड़ शक्ति बन जाएगा। कौन सी साधारण मार्शल तकनीक पूरे ब्रह्मांड के संकुचित भार से टकराने का सामना कर सकती है? पहले ही प्रसिद्ध फिफ्थ रियल्म तक पहुंच चुके लू शेंग को एहसास हुआ कि अगर वह अपनी मौजूदा समझ को इस रैंक 11 की मुट्ठी तकनीक के साथ जोड़ दे तो उसकी विनाशकारी शक्ति का अंदाजा लगाना भी असंभव होगा। लू शेंग की हथेलियों में बेचैन आग जलने लगी। उसकी उंगलियां मानो उस तकनीक की कल्पित अनुभूति से फड़कने लगीं। वह हल्की मुस्कान के साथ सोचने लगा, क्या मैं एक ही वार में किसी जिदाओ मार्शल सेंट को गिराकर उसे छोटे भाई की तरह ट्रीट कर सकता हूं? या शायद किसी उससे भी ऊंचे सेंट को मजबूर कर दूं कि वह मुझे बड़ा भाई कहे। उसका काला हास्य हमेशा की तरह अजेय था। दिल के अंदर कहीं लू शेंग अब भी उस रैंक 10 पावर हाउस के खिलाफ ठंडी और तीखी दुश्मनी रखता था जिसने उसे घायल करने की हिम्मत की थी। उसने अनायास अपने सीने को छुआ जहां घाव था और मुट्ठी भींच ली। उस रैंक 10 हरामखोर से कह दो जिसने सोचा था कि वह मुझे तोड़ सकता है। याद रखना, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं सिर्फ बचूंगा नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उच्च स्तरीय साधना कलाओं की शुरुआती समीक्षा खत्म करने के बाद लू शेंग ने थोड़ा रुककर अपने विचार समेटे। फिर उसने अपनी मानसिक मंशा एआई सहायक मिस्टर वाई की ओर भेजी और उसे आदेश दिया कि रहस्यमय प्रोजेक्ट फायर सीड से जुड़ी हर जानकारी निकाल कर दिखाए। लेकिन पहली डेटा लाइन प्रकट होने से पहले ही उसकी दृष्टि के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठा, जैसे किसी ने उसके सिर पर बर्फ से भरी बाल्टी उड़ेल दी हो। इनसफिशिएंट ऑथोरिटी लेवल, एक्सेस डिनाइड। लू शेंग को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन असल में वह निराश नहीं था। उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। जैसा मैंने सोचा था, उसने मन ही मन कहा। लगता है मुझे सच में रैंक 11 की चोटी तक पहुंचना होगा, तभी ड्रीमस्केप अपने सबसे गहरे और अंधेरे रहस्य मेरे सामने खोलेगा। फिलहाल इस झटके को नजरअंदाज करते हुए लू शेंग ने अपना ध्यान अपनी 3 मूल साधना कलाओं के मार्शल सेंट हेवन हिस्से पर लगा दिया। रैंक 9 सेंट का दर्जा पाना उसका सबसे तात्कालिक और सबसे जरूरी लक्ष्य था। उसे समझना था कि इस स्तर पर पहुंचने की असली प्रक्रिया क्या है। इसलिए उसने पूरा ध्यान रैंक 8 से रैंक 9 के बीच की खाई को पार करने के कठिन तरीके और मूल सिद्धांतों को समझने में लगा दिया। उसने आंखें बंद कीं और अपनी आंतरिक इंद्रियों को तकनीकों के साथ जोड़ दिया। उसने शुरुआत कॉन्स्टेलेशन अनडाइंग आर्ट से की।
मार्शल सेंट हेवन की समझ को आत्मसात करने के बाद लू शेंग को एहसास हुआ कि यह प्रक्रिया काफी हद तक उसके पहले से बने सिद्धांतों से मेल खाती है। शरीर के 3 आंतरिक खजाने एसेंस, क्यूआई और स्पिरिट को पूरी तरह और बिना किसी रुकावट के एक होना पड़ता है। जब ये एक हो जाते हैं तब साधक स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल लय से जुड़ता है और ब्रह्मांड की आदिम शक्ति को खींचकर एक अनोखा मार्शल दाओ इम्प्रिंट बनाता है और मार्शल दाओ अवतार को प्रकट करता है। यही असली मोड़ था जहां श्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्टों के बीच शक्ति का अंतर खाई बन जाता था। इन अवतार्स की प्रकृति और आकार ही मार्शल सेंट की ताकत का असली मापदंड थे। मैनुअल के अनुसार इन अवतार्स को उनके जन्म के समय की शुरुआती ऊंचाई से आंका जाता था। 1000 मीटर से कम का अवतार सीधे लो ग्रेड माना जाता था। 1000 से 2000 मीटर के बीच वाले मिड ग्रेड होते थे, जबकि 5000 मीटर से ऊपर वाले हाई ग्रेड कहलाते थे। सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि कॉन्स्टेलेशन अनडाइंग आर्ट एंशिएंट गोल्डन क्रो अवतार को संकुचित करने का रास्ता देता था, एक पौराणिक अस्तित्व जो जन्म लेते ही 10,000 मीटर से भी ऊंचा होता। लू शेंग का चेहरा हल्का सा बदल गया जब उसने अपनी यादों में जाकर जिदाओ मार्शल सेंट के अवतार को याद किया, जो उसने लड़ाई के दौरान देखा था। उसके मन में तुरंत तिरस्कार की लहर दौड़ गई। हे भगवान! झाओ जी का वह फटा पुराना अवतार मुश्किल से 500 मीटर का था। वह तो बस लो ग्रेड कचरा था। अब उसे समझ आया कि उसे कंट्री मार्शल सेंट कहना कोई मजाक नहीं बल्कि सच्चाई थी, और रूरल मार्शल सेंट कहना भी शायद उसके लिए ज्यादा ही सम्मानजनक था। लू शेंग ने ठहाका लगाया। उसे एहसास हुआ कि झाओ जी ने अपनी कमजोर साधना को बस जनता की अंधी भक्ति और धूप अगरबत्ती के सहारे टिकाए रखा था। बेहद दयनीय। लू शेंग ने ठुड्डी सहलाते हुए गहराई से सोचा। उसने नोट किया कि नेचुरल ब्रीदिंग और वाटर क्रिस्टल विजुअलाइजेशन से बनने वाले अवतार्स भी शीर्ष स्तर के यानी सुपर ग्रेट वर्ग में आते हैं। मेरे पास कई उच्च स्तर की साधना कलाएं हैं और अलग अलग मार्शल दाव भी, उसने सोचा। अगर मैं इन सभी सुपर ग्रेट अवतार्स को किसी तरह एक साथ बुनकर अपनी परफेक्ट मार्शल दाव बना दूं, तो उस मिलन से पैदा होने वाला अवतार आखिर किस स्तर का होगा? क्या वह सुपर ग्रेड होगा? ऐसा स्तर जो सामान्य वर्गीकरण से ही बाहर हो? यह संभावना ही चौंकाने वाली थी। उसने तुरंत अपने विचारों की इस मानसिक सूची को बंद कर दिया और खुद को शांत होने पर मजबूर किया। लू शेंग, कल्पनाओं में मत खो जाओ। ज्यादा आगे की सोच अक्सर मुसीबत बन जाती है, उसने खुद से कहा। सिद्धांत आसान होते हैं, असली चीज है अमल। 3 अलग अलग रैंक 10 कलाओं के दावों को एक ही रास्ते में जोड़ना कल्पना से भी कठिन काम है। अभी तो मुझे शुरुआत का पहला धागा भी नहीं मिला, लेकिन यही रास्ता उसने चुना था, 3 रैंक 10 दिग्गजों की छोड़ी हुई सीमाओं और परछाइयों को तोड़ने का। उनके बराबर होना काफी नहीं था, उसे उनसे आगे निकलना था। जल्दी की जरूरत नहीं। पहले एसेंस, ची और स्पिरिट को सावधानी से एक अटूट बिंदु में ढालता हूं। वैसे भी मेरे पास 5 क्वार्टर्स फिस्ट है और मेरी इमॉर्टल सेल्स हर घंटे मजबूत हो रही हैं। थोड़ा धैर्य रखने में कोई नुकसान नहीं। अगर मैं कुछ समय और रैंक 8 के शिखर पर भी रहूं, तो भी मार्शल सेंट्स को मुर्गियों की तरह काट सकता हूं। यह सोचकर उसके चेहरे पर चौड़ी संतुष्ट मुस्कान आ गई। लू शेंग के लिए ऐसी शक्ति की कल्पना ही नशे जैसी थी। अगले पूरे महीने तक लू शेंग ड्रीमस्केप में ही रहा और नई सीखी हुई तकनीकों को बारीकी से निखारता रहा। 30 दिनों के अंत तक उसने उनकी बुनियादी चालों में महारत हासिल कर ली। उसके बाहरी घाव पूरी तरह गायब हो गए और त्वचा फिर से चिकनी हो गई। उसके अंदरूनी अंग भी पहले से ज्यादा मजबूत होकर पूरी तरह पुनर्जीवित हो गए।
इस शांत समय ने उसे रैंक एम पावर हाउस की बची खुची ऊर्जा को भी पूरी तरह निकालने का मौका दिया। अब बस हल्की मानसिक थकान बची थी, जो जल्द ही खत्म हो जाती। उस पूरे महीने के दौरान लू शेंग ने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव भी कर लिया था। उसने अपने गोल्ड लस्टर स्टोन मानव रूप को सफलतापूर्वक और अधिक उन्नत पर्पल क्रिस्टल मानव रूप में बदल दिया। उपचार और गहरी साधना को साथ साथ संतुलित करने के कारण उसकी प्रगति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन उसकी नींव कहीं ज्यादा मजबूत बन गई। युवक ने मुट्ठी भींच ली, उसकी दृढ़ता उसके भीतर के क्रिस्टलों की तरह कठोर हो गई। अब समय आ गया है, मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले लू शेंग को एक बड़ी समस्या से निपटना था, उसके शरीर का भयानक म्यूटेशन। उसने सोचा कि जैसे ही वह एबिसल सी डंजियन से बाहर निकलेगा, यह समस्या खुद ही खत्म हो जाएगी। वहां की म्यूटेटेड दानव ऊर्जा और उस दंगन की नियमों को ढकने वाली काली धुंध के बिना यह म्यूटेशन बाहरी दुनिया के नियमों में टिक नहीं पाएगा। हालांकि समाधान सीधा लग रहा था, लेकिन लू शेंग के दिमाग में अचानक एक और बड़ा विचार आया। अगर मैं इन म्यूटेटेड सेल्स को अनडाइंग सेल्स में बदल दूं तो उसने सोचा कि सारी अनियंत्रित म्यूटेशन ऊर्जा को एक ही कोशिका में केंद्रित किया जा सकता है। लेकिन वह जानता था कि यह कहना आसान और करना बेहद मुश्किल है। म्यूटेटेड सेल्स अनडाइंग सेल्स के बिल्कुल उलट थे, उनमें जंगली, अराजक और हिंसक इच्छा भरी थी। उन्हें अपनी अलग पहचान छोड़कर एक ही कोशिका को मजबूत करने के लिए मजबूर करना ऐसा था जैसे भूखे ड्रैगनों के झुंड को पालतू बनाना। जैसे ही वह अपने विकल्पों पर सोच रहा था, उसके आसपास के पानी में अजीब सी हलचल होने लगी। ये सिर्फ धाराएं नहीं थीं, इनमें एक चिपचिपी चेतना थी जो उसे फुसफुसाते हुए बुला रही थी, मानो उसे अंधेरे गर्त में और नीचे उतरने के लिए उकसा रही हो। इस मानसिक खिंचाव के असर में उसके म्यूटेटेड निचले शरीर ने जैसे अपना नाइट्रो चालू कर दिया। उसकी 4 टेंटेकल्स पागलों की तरह फड़कने लगीं, उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हुए। लेकिन लू शेंग की इच्छा शक्ति की लोहे जैसी पकड़ ने उन्हें वापस रोक लिया। लू शेंग ने गहराई की ओर घूरा, उसकी आंखों में जिज्ञासा और ठंडी चिढ़ दोनों जल रही थीं। लगता है वह जिद्दी कमीना फिर से वापस आ गया। उसकी मानसिक शक्ति अचानक तेज होकर पानी में फैली उस चेतना पर टूट पड़ी। वह चिपचिपी लहर तुरंत अंधेरे में गायब हो गई। लू शेंग का चेहरा फिर भी शांत रहा। यह पहली बार नहीं था जब उसने इस तरह के लालच का सामना किया हो। एबिसल सी डंजियन असल में उन ऊंचे स्तर के डंगनों जैसा ही था जिन्हें वह पहले जीत चुका था। उसके गहरे केंद्र में किसी दूसरे संसार के ताकतवर अस्तित्व की बची हुई इच्छा रहती थी, एक शिकारी चेतना जो मेजबान की तलाश में रहती थी। शायद यहाँ ज्यादा समय रुकने से मैं इनके लिए आदर्श लक्ष्य लगने लगा हूँ, लू शेंग ने सोचा। मेरा निचला शरीर पहले से ही म्यूटेट हो चुका है, इसलिए शायद इन्हें मैं अच्छा बीज लग रहा हूँ, एक ऐसा शरीर जिसे बहलाकर आखिरकार पूरी तरह निगल लिया जाए। ठंडी सख्ती दिखाते हुए उसने नीचे झुककर एक बेकाबू टेंटेकल को पकड़ लिया और जोर से खींचकर वापस खींच लिया। उसके निचले शरीर की 4 टेंटेकल्स विरोध में तड़पने लगीं। उनके पेट और मांस में जड़ी आंखें मानो दयनीय लालसा दिखा रही थीं। साफ था कि लू शेंग ने उन्हें एबिसल सी की गहराई के आलिंगन से अलग कर दिया था, जिससे वे बेहद निराश थीं। लेकिन उन्होंने लू शेंग की निर्दयता को कम आंका था। उसने बिना झिझक सबसे बड़ी आंख वाली टेंटेकल को अपने शरीर से ही नोचकर अलग कर दिया। अगर अभी भी मेरे आदेश मानने में हिचकिचाहट है, उसने अपने ही मांस से फुसफुसाया, तो मुझे और कठोर होना पड़ेगा। यह मेरा शरीर है और आदेश भी मैं ही दूंगा, लू शेंग ने दांत भींचते हुए कहा। मैं यहां से जा रहा हूं। इन म्यूटेटेड सेल्स की आत्मचेतना बहुत तेजी से बढ़ रही है।
अगर मैं यहीं रहा तो पता नहीं ये मुझे किस तरह के राक्षस में बदल दें। अब लू शेंग का धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से कठोर हो गया। अगर वह और नीचे जाता तो ये बेकाबू कोशिकाएं शायद यहीं रहने के लिए किसी तरह की जैविक आत्महत्या भी कर सकती थीं। उसने अपनी 4 टेंटेकल्स को मानसिक पकड़ में कसकर रोक लिया। फिर जैसे धनुष से छोड़ा गया सुनहरा तीर हो, वैसे ही वह सतह की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उसने अपने भीतर मौजूद 22 अनडाइंग सेल्स को महसूस किया। उनकी रोशनी अभी मंद और टिमटिमा रही थी, क्योंकि उन्हें काफी समय से ऊर्जा नहीं मिली थी। जब म्यूटेटेड सेल्स शिकार कर रही थीं, तब उस ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा उसके अंदरूनी उपचार में खर्च हो गया था। एबिसल सी डंजियन से बाहर निकलते ही यह म्यूटेशन खत्म हो जाएगा और मैं अपना अनडाइंग बैटल बॉडी फिर से बना पाऊंगा, उसने सोचा। 1 महीने बाद मैं फिर अपने शिखर पर होऊंगा और इन सेंट्स को एक एक करके संभालूंगा। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसकी भौहों के बीच की अनडाइंग सेल अचानक चमक उठी और तेज चेतावनी देने लगी। वह पराई चेतना अब सिर्फ बुला नहीं रही थी, वह उसका शिकार कर रही थी। उसकी मानसिक इंद्रियों ने तुरंत खतरे का स्रोत पहचान लिया। एबिसल सी डंजियन की अंधेरी गहराइयों से एक विशाल काली छाया ऊपर उठ रही थी और डरावनी गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया मानो किसी शिकारी की निगाह की तरह सीधे लू शेंग पर टिकी हुई थी। अचानक एबिसल सी डंजियन में भयानक ढहाव शुरू हो गया और समुद्री पानी उल्टा बहने लगा, मानो गुरुत्वाकर्षण ही बदल गया हो। 30,000 मीटर की गहराई पर एक असंभव खाली क्षेत्र बन गया, एक ऐसा बुलबुला जहां हवा तक नहीं थी। अगले ही पल नीचे से एक भयावह खिंचाव पैदा हुआ जिसने रैंक 7 और रैंक 8 के म्यूटेटेड दानवों को तूफान में उड़ते पत्तों की तरह निगल लिया। लू शेंग भी उस खिंचाव में फंस गया और तेजी से नीचे गिरने लगा। नीचे उसने एक विशाल भंवर देखा जो हजारों मीटर तक फैला था, जैसे समुद्र का तल ही खुल गया हो। आखिर कितना विशाल दानव है जो यह सब कर रहा है। तभी अचानक टेंटेकल्स का एक झुंड उसकी ओर झपटा। लू शेंग ने चिढ़कर जीभ चटकाई। समझ गया, जब बहलाना काम नहीं आया तो अब सीधा अपहरण। लू शेंग की भौहें और गहरी हो गईं जब उसे समझ आया कि यह पूरी तबाही सिर्फ उसी के लिए थी। गहराई में मौजूद चेतना आखिरी दाव खेल रही थी। जब वह अपनी मर्जी से रुकने को तैयार नहीं हुआ, तो अब उसे जबरदस्ती अंधेरे में घसीटना चाहती थी। युवक के चेहरे पर हत्या की ठंडी चमक फैल गई। हम एक ही रास्ते के लोग नहीं हैं, ए गर्त के पागल जी। जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश मत कर। जैसे ही टेंटेकल्स उसके हाथ पैर जकड़ने को बढ़ी, लू शेंग के हाथ तेज कंपन करने लगे और उनकी ऊर्जा बढ़कर उसके हाथों को 2 स्वर्गीय तलवारों में बदलने लगी। बिजली जैसी तेज हरकतों के साथ उसने पानी को चीरते हुए पारदर्शी दबाव ऊर्जा की लहरें छोड़ी। ये तलवार जैसी तरंगे लाल टेंटेकल्स से टकराईं और उन्हें ऐसे काटती चली गईं जैसे दरांती घास काटती है। कटे हुए हिस्से अंधेरे में डूबते चले गए। भू भू भू। समुद्र की गहराई से तेज चीखती हुई ध्वनि तरंगें उठीं जिनमें एक पराई और उग्र क्रोध की भावना साफ महसूस हो रही थी। मौत के सामने भी लू शेंग का व्यंग्यपूर्ण स्वभाव नहीं बदला। वह घूमती धाराओं में सीधा खड़ा हुआ, गर्त की ओर मजाकिया सलामी दी और बोला, ठीक है भाई, इतनी भव्य विदाई की जरूरत नहीं है। फिर कभी मिलते हैं। आखिरी बार अंधेरे की ओर देखकर वह अचानक तेजी से भाग निकला। अचानक नीचे से अजीब, उपहास भरी हंसी की आवाज पानी में गूंजने लगी। नीचे झांककर लू शेंग ने देखा कि अंधेरे में विशाल लाल आंखों की कतार जल उठी है। उसके शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया और उसे गहराई से एक आदिम खतरे का एहसास हुआ। इतना मजाक किस बात का है, उसने सोचा।
उसके पेट में बेचैनी की गांठ कस गई। मैंने क्या मिस कर दिया? गर्र गर्र गर्र। नीचे से आ रहा भयानक खिंचाव अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक विशाल धक्का देने वाली शक्ति ऊपर की ओर फूट पड़ी, जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह अबिस स्पेस का फैलाव था। तभी लू शेंग को झटका लगा। पीछा करना और खिंचाव सिर्फ एक चाल थी, एक शानदार ध्यान भटकाने वाला जाल। असली मकसद था उसे ठीक उस स्थान पर पहुंचाना जहां अबिस स्पेस फटने वाला था। धत, उसने दबाव में जकड़े शरीर के साथ कहा, मैं इससे बच नहीं सकता। अगले ही पल वास्तविकता मानो फट गई और लू शेंग किसी दूसरी ही दुनिया में गिर गया। वह खुद को एक अजीब खाली जगह में तैरता हुआ पाया। मैं कहाँ हूँ? क्या यह सच में अबिस स्पेस का केंद्र है? यह तो बड़ी समस्या है। उसने चारों ओर देखा। यह जगह बेहद अजीब थी। ऊपर और नीचे धुंधले ग्रे रंग के बुलबुले जैसे ग्रह तैर रहे थे और जगह बेहद संकरी लग रही थी। हवा बहुत पतली थी। उसने हल्की सांसें लीं और बस इतनी ऑक्सीजन मिली कि वह जिंदा रह सके। जब उसने पीछे मुड़कर प्रवेश का रास्ता ढूंढा तो पाया कि वह पूरी तरह गायब हो चुका था। चारों ओर बस चिकनी सपाट दीवारें थीं और कोई रास्ता नहीं था। आसपास का पूरा स्थान बदल चुका था और अब वह एक ठोस अभेद्य वास्तविकता के ब्लॉक जैसा बन गया था। न कोई दरार, न कोई रास्ता और न ही कोई दया, मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोककर सब कुछ एक तंग क्रिस्टलीय कब्र में बंद कर चुका हो। लू शेंग ने दूर तक देखा तो उसे ऐसे ही कई ग्रे विस्तार दिखाई दिए। वे चुपचाप तैरते बुलबुलों या पुराने क्रिस्टल के टुकड़ों जैसे लग रहे थे। यही था अबिस स्पेस और यह समझकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे समझ आया कि जो लोग यहाँ आते थे वे वापस क्यों नहीं लौटते। यहाँ आने के बाद रास्ता सिर्फ बंद नहीं होता, वह मानो अस्तित्व से ही गायब हो जाता है। अगर कोई इस जगह के खतरों से बच भी जाए तो भी वह इन चुप रंगहीन गोलों में भटकता रहेगा जब तक उसकी आत्मा ही मुरझा न जाए। नहीं, यह निष्कर्ष गलत है, लू शेंग ने धीरे से कहा, अपनी पहली घबराहट को छोड़ते हुए। रास्ता मिटा नहीं है, बस उसका आयाम बदल गया है। यह देखने और खोजने की बात है, गायब होने की नहीं। इन ग्रे बुलबुलों में कहीं न कहीं सूक्ष्म दरारें होंगी जो द्वार का काम करती होंगी। आखिर ड्रीमस्केप के रिकॉर्ड बताते हैं कि रैंक 9 पावर हाउस इन स्थानिक गहराइयों में यात्रा कर सकते हैं। असली चुनौती रास्ते का अस्तित्व नहीं, बल्कि उसे पहचानने का तरीका है। तभी उसके म्यूटेटेड शरीर में अचानक एक झटका सा हुआ। उसकी एक टेंटेकल में लगी बिना पलक वाली आंख फैलने और सिकुड़ने लगी, जैसे वह किसी तरह का संदेश देने की कोशिश कर रही हो। लू शेंग की अंतर्ज्ञान जाग उठी। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है? इस भूलभुलिया से निकलने का रास्ता जानते हो? उसे शक हुआ। क्या सच में एक साधारण म्यूटेटेड सेल इतना समझदार हो सकता है? या शायद ये म्यूटेटेड सेल्स बोझ नहीं बल्कि इस स्पेशल अबिस में आने जाने की जैविक कुंजी ही हों। फिलहाल यह मायने नहीं रखता, उसने फैसला किया। हम तुम्हारे बताए रास्ते की जांच करेंगे। मुझे दिशा दिखाओ, लेकिन धोखा मत देना। लू शेंग की आंखें दूर के सूरज के केंद्र जैसी चमकने लगीं। अचानक ऊर्जा के विस्फोट के साथ उसका शरीर एक प्रक्षेप्य की तरह आगे बढ़ा और ग्रे बुलबुलों के समूहों को चीरते हुए निकल गया। जैसे जैसे वह इस एक रंगी विस्तार को चीरता गया, वह इस जगह की अजीबियत पर हैरान रह गया। यह जगह पूरी तरह विकृत है, उसने बुदबुदाया। यह किसी भौतिक स्थान से ज्यादा किसी विचारों की कब्रगाह जैसी लगती है, जहां भौतिकी के नियम मर चुके हों। म्यूटेटेड सेल्स की दिशा संकेत के सहारे लू शेंग आगे बढ़ता रहा।
उसे महसूस हुआ कि उसकी टेंटेकल्स में बेचैनी बढ़ रही है। वे किसी शिकारी उत्साह से कांप रही थीं, मानो वे किसी महत्वपूर्ण चीज के करीब पहुंच रही हों। शायद लक्ष्य अब पास था। जैसे ही लू शेंग उस दरार के पास पहुंचा जिसे उन्होंने पहचाना था, उसने अपनी मानसिक चेतना फैलाकर इलाके की जांच करने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यह ग्रे बुलबुला बाधा बेहद खतरनाक है। उसकी मानसिक शक्ति यहाँ बहुत दब रही थी और सामान्य जांच लगभग बेकार थी। तब उसने अपना मार्शियल विल इस्तेमाल किया। इरादे के जरिए खतरे को महसूस करना कहीं ज्यादा प्रभावी था। उसकी मानसिक शक्ति ग्रे झिल्ली से टकराई और सुनहरी चिंगारियों की तरह चमकने लगी। अचानक उसके शरीर के भीतर की अंडाइंग सेल्स तेज चेतावनी देने लगीं। सुई जैसी चुभन उसकी नसों में फैल गई, एक जैविक अलार्म। लू शेंग ने ऊपर देखा और दूर अंधेरे में कुछ भयानक देखा। ग्रे बुलबुले ऐसे हिल रहे थे जैसे भूकंप आया हो। एक काली लहर उसकी ओर बढ़ रही थी, इतनी विशाल कि उसका वर्णन भी मुश्किल था। वह शिकारी गति से फैल रही थी। जहां से वह गुजरी, ग्रे बुलबुले कांच की तरह टूटते चले गए। उस विनाश की मानसिक गूंज लू शेंग के दिमाग में गूंज उठी। नहीं, वही है, उसने दांत भींचकर कहा। उसने सच में मुझे ढूंढ लिया। लू शेंग का दिल जोर से धड़कने लगा। एक नजर ही काफी थी। यह वही आदिम अस्तित्व था जो हयुलुआ डंजियन की गहराई में था, जिसने उसे जाल में फंसाया और रैंक 9 दानव को मोहरा बनाकर उसे इस जगह धकेल दिया। हरामी, वह गुर्राया। उसने उस दिशा में देखा जहां म्यूटेटेड आई ने बाहर निकलने का रास्ता बताया था, लेकिन वहां भी अंधेरा फैल रहा था। क्या वह सच में रास्ता था या उसके अपने शरीर ने ही उसे धोखा दिया? उसने पतली हवा में गहरी सांस ली और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वह गरजते हुए आगे की झिल्ली तोड़कर दौड़ पड़ा। 1, 2, 3। वह गिनता गया। दूरी तेजी से घट रही थी। टकराव अब टलने वाला नहीं था। वह स्थानिक गोलों के बीच ऐसे दौड़ा जैसे गहराई से छोड़ा गया टॉर्पीडो। काली लहर भयानक सहजता से आगे बढ़ रही थी और ग्रे बुलबुलों को रास्ते में कुचलती जा रही थी। जैसे जैसे वह करीब आई, उस अस्तित्व की चेतना से एक विकृत दुष्ट आनंद की भावना निकल रही थी जो लू शेंग के दिमाग को सुइयों की तरह चुभ रही थी। मिल गया। उस अंधेरे में हजारों बिना पलक वाली आंखें उभर आईं। सबकी नजर एक साथ लू शेंग पर टिक गई। फिर एक विशाल छायादार हाथ, जो पहाड़ जितना बड़ा था, शून्य से निकलकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हमले की गति चौंका देने वाली थी, लेकिन लू शेंग का चेहरा पत्थर की तरह शांत रहा। उसकी आंखें अजीब तरह से स्थिर थीं, आने वाले विनाश को बिना किसी डर या झिझक के देखती हुई। वह विशाल हाथ नीचे उतरा, उसकी उंगलियां जाल की तरह बंद होती हुई, मानो लू शेंग के शरीर को क्युआएं और खून के कीचड़ में कुचल देना चाहती हूं। तू बड़ा ही जिद्दी हरामी है, युवक थूकते हुए बोला। उसके ऊपर गिरती हुई जगह की उस दबाव भरी ताकत का एहसास ऐसा था जैसे पहाड़ सिर पर टूट रहा हो, फिर भी वह जरा भी नहीं डरा। उसकी आंखें उस काले हथेली के केंद्र पर टिकी रहीं, बिना पलक झपकाए, और वह पीछे हटने की ऐसी चालें चलने लगा जो गति के नियमों को ही चुनौती दे रही थीं। उस घातक पल में लू शेंग की पीठ से जुड़ी 4 टेंटेकल्स अचानक हिंसक रूप से बदल गईं। वे गहरे काले रंग में बदल गईं और उनकी हरकतें बेकाबू और पागलपन भरी हो गईं। वे उसे ही जकड़ने लगीं, मानो उसके हाथ पैर बांधकर उसे अंधेरे के हवाले कर देना चाहती हों। गद्दार कचरा, युवक गरजा। उसने पूरी ताकत से उन विद्रोही टेंटेकल्स को पकड़ा और अपने शरीर से उखाड़ फेंका। मांस फटने की आवाज उस खाली स्थान में गूंज उठी। दूर हो जाओ मुझसे। अचानक लू शेंग को बिजली की तरह एक बात समझ आई।
रुको, अब समझ आया। तुम्हारा एक हिस्सा अभी भी मेरे शरीर में है ना? लू शेंग का हाथ तेजी से नीचे गया, उसकी टांग में जड़ी सबसे बड़ी और सबसे जागरूक आंख की ओर। उसने अपनी उंगलियां म्यूटेटेड मांस में गहरा घुसाई और उस अंग को जड़ से उखाड़ लिया। अभी इसी वक्त मुझे असली रास्ता दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी सत्ता कुचल दूंगा, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। अगर मुझे धोखा दिया तो तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की चमक थी और वह उस विशाल आंख को दबाने लगा। उसे उसकी चालों की परवाह नहीं थी। जब उसकी जान खतरे में हो और फिर भी उसका शरीर किसी ब्रह्मांडीय शिकारी का साथ दे तो यह माफ करने लायक नहीं था। अगर वह अपने ही शरीर पर पूरा अधिकार नहीं रख सकता तो उसकी साधना का रास्ता मजाक था। पूर्ण विनाश की धमकी के सामने वह विशाल आंख और उसके हाथ में बचे म्यूटेटेड सेल्स अचानक बुरी तरह कांपने लगे। उसी पल लू शेंग को एक गहरी समझ मिली। गहरे अंतरिक्ष से आती मानसिक फुसफुसाहटें अब उसके दिमाग में साफ गूंजने लगीं, हालांकि उनमें एक बीमार मीठा प्रलोभन छिपा था। लौट आओ, हमारे पास लौट आओ, गहराई की गर्म गोद में लौट आओ। उस फुसफुसाहट के पीछे विशाल छायादार हाथों की भीड़ उमड़ पड़ी, सबकी उंगलियां लू शेंग को पकड़ने के लिए बढ़ रही थीं। लू शेंग ने खुद को संभाला और उसकी मार्शियल विल लोहे के स्तंभ की तरह मजबूत हो गई। उसने अपने शरीर को मानसिक आदेश दिया कि उसकी अंडाइंग सेल्स की पूरी शक्ति सक्रिय हो जाए। उसकी 2 अंडाइंग सेल्स दिव्य आग की तरह जल उठीं और उसके अंडाइंग स्टार बॉडी का टूटा हुआ तारामंडल नक्शा चमकने लगा। सितारे फिर से जुड़ने लगे। जो भी म्यूटेटेड सेल्स झुकने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक एक करके नष्ट किया गया और उनकी ऊर्जा 22 अनडाइंग सेल्स और स्टार बॉडी को दी गई। अब यह सिर्फ संघर्ष नहीं था, यह जैविक और आध्यात्मिक प्रभुत्व की खुली जंग थी। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड के नियम भी उसकी इस लड़ाई से हिल रहे हों। शू युवक सुनहरी रोशनी की लकीर बन गया और इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि ग्रे बुलबुलों में उसकी परछाइयां रह गईं। छायादार हाथ उसके पीछे बंद होते रहे, लेकिन हर बार जब वे पकड़ने की कोशिश करते, वह पहले ही बहुत दूर निकल चुका होता। वह टूटते तारे की गति से असली स्थानिक निकास की ओर बढ़ा। इतना ही दम है तुम लोगों में, उसने अंधेरे की ओर चिल्लाया। वह विशाल हाथ आखिरी बार पूरी ताकत से झपटा, इतनी शक्ति से बंद हुआ कि ग्रह तक टूट सकता था, लेकिन उसने सिर्फ उसकी छूटी हुई छाया को पकड़ा। लू शेंग तब तक दरार पार कर चुका था। युवक स्थानिक द्वार को चीरते हुए बाहर निकला। यह अनुभव ऐसा था जैसे सुई की आंख से गुजरना। सीमा पार करते ही उसने पीछे वाले अस्तित्व को आखिरी बार चिढ़ाया, अच्छा है, अब अकेले रहो। रोशनी में मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। स्थानिक दरार के दूसरी ओर एक विशाल अकेली आंख गुस्से से जल रही थी। उसकी क्रोध भरी मानसिक चीख पूरे गर्त में गूंज गई, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। उस अस्तित्व का यह पागलपन देखकर लू शेंग ने आखिर राहत की सांस ली। अब उसे समझ आया कि वह अस्तित्व बंधा हुआ है। वह हयुरुआ डंजियन का कैदी था और सतह की दुनिया में नहीं आ सकता था, यहाँ तक कि गर्त की सबसे गहरी परत से भी बाहर नहीं निकल सकता था। लू शेंग उस धीरे धीरे बंद होती दरार से दूर चला गया। उसके भीतर गहरी आजादी का एहसास फैल गया। उसके चेहरे पर एक असली मुस्कान आई जो उसके काम में बहुत दुर्लभ थी। आखिरकार मैं अपनी असली दुनिया में वापस आ गया, उसने धीरे से कहा। जहां से उसने 4 गद्दार टेंटेकल्स उखाड़ी थीं, वहां अब दर्द नहीं था, वहां अजीब सी झंझनाहट और हल्का सुख महसूस हो रहा था। यह शुद्ध सुख की अनुभूति थी, क्योंकि उसका अंडाइंग बॉडी खुद को ठीक करना शुरू कर चुका था। तभी अचानक बर्फ पर थपथपाते कदमों की आवाज ने उसे चौंका दिया।
हूँ। वह मुड़ा किसी और दानव की उम्मीद करते हुए, लेकिन सामने दो मोटे पेंगुइन धीरे धीरे चलते हुए उसकी ओर आ रहे थे। लू शेंग के सामने विशाल बर्फीले पहाड़ फैले थे। वे देवताओं की क्रिस्टल दीवारों जैसे खड़े थे और सूरज की सफेद रोशनी में गहरा नीला चमक रहे थे। इस दृश्य का पैमाना देखकर लू शेंग कुछ पल के लिए चुप रह गया। बर्फ की चोटियां आकाश को चीरने वाली जमी हुई भालों जैसी लग रही थीं। बर्फीले पहाड़, उसने कहा। उसकी आवाज उस बर्फीली हवा में छोटी लग रही थी। आखिर यह जगह है, कहा। इस सूने बर्फीले इलाके में पेंगुइनों की आवाज और भी अजीब लग रही थी। लू शेंग ने उन छोटे जीवों को चलते देखा और सोचा, पेंगुइन? क्या मैं सच में एंटार्कटिका पहुंच गया हूं? उसके सीने में बेचैनी उठने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि गर्त से निकलकर वह दुनिया के छोर पर आ गिरेगा। जैसे ही उसकी दिव्य ऊर्जा फिर से बहने लगी, उसके निचले शरीर में अचानक हिंसक प्रतिक्रिया हुई। नई टेंटेकल्स और दो नई आंखें उसकी त्वचा से निकलने लगीं, मानो म्यूटेशन फिर से शुरू करना चाहती हों। लू शेंग ने तुरंत एक जोरदार मुक्का उभरती हुई आंख पर मारा और उसे वापस मांस में धकेल दिया। दो बैंगनी टेंटेकल्स तुरंत पीछे हट गईं, जैसे जल गई हों। तुम सच में बहुत परेशान करने वाली चीज हो, लू शेंग गुर्राया। याद रखो, तुम मेरे शरीर में मेरी मर्जी से मौजूद हो। मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हें एक एक सेल करके मिटा दूंगा।